हेलो। टुडेज आज जो हम बताना चाह रहे हैं वो दम्मा क्या है, दम्मा क्या क्या कारण है, क्या लक्षण है, क्या कैसे होता है, कैसे इलाज करते हैं। ये वीडियो को अच्छे से देखिए और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जिसमें अस्थमा क्या मिसनोमर है वो भी बताएंगे। अस्थमा एक्चुअली होता क्या है? ये सांस लंग्स का बीमारी है। ये लंग्स क्या है? दोनों तरह हमारे चेस्ट है, यहाँ दो राइट साइड लेफ्ट साइड लंग होते हैं। ये फेफड़ा में क्या होता है ना कि जो हम सांस लेते हैं और हमारा जो सांस जो हम लेते हैं वो निकाल नहीं पाते हैं। एक फोर्स एक्सपायरेटरी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर देता है, एक्सपायर नहीं करता। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आउट, इसका यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि हम सांस निकालने, जो ऑक्सीजन है हम लेते हैं निकाल नहीं पाते हैं। एक्सपायरेशन, इंस्पायर किए निकाल नहीं पाए, ये सांस फूलने का में परेशानी होती है। इसको बोलते हैं सांस फूलने का, अरे पेशेंट को हांपानी हो गया, गाँव गाँव में लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल वे में दम्मा का है। तो ये एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? कारण पहला कि एक्चुअली हुआ कैसे, तो ये एक्चुअली इसका ट्रिगरिंग और स्टिमुलाई होता है, डिफाइन करता है कि अस्थमा इज ए हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस इन एयरवे डिजीज। मीन्स बता रहा है कि ये किसी भी ट्रिगर या कोई भी एलर्जी या किसी चीज़ से जो दम्मा का पेशेंट का जो लंग्स के अंदर में जो ब्रांच है वह पाइप का, सांस का, वहाँ पे पाइप सिकुड़ जाता है एकदम सिंपल भाषा में, जिससे पेशेंट सांस नहीं निकलता है। ये दम्मा उसे बोल देते हैं। हाँ, अब क्या है, इसका क्या पैथोलॉजी क्या है जानना चाहिए। तो चलते हैं पैथोलॉजी क्या है इसका। पहला ये यहाँ पे हम एक डायग्राम में बताएं, ये लेफ्ट साइड लंग है, राइट साइड लंग है, क्या टाइप ऑफ किस तरह का होता है अस्थमा प्रकार का। एक एलर्जिक होता है, एक नॉन एलर्जिक होता है, फिर एक्सरसाइज इंड्यूस्ड होता है, ऑक्यूपेशनल होता है, जैसे एस्बेस्टस इंडस्ट्री या कहीं काम कर रहे हैं स्मोक तो उसमें हो सकता है। जो एलर्जिक नहीं है, नॉन एलर्जिक है, उसको भी हो सकता है इन्फेक्टियस डिजीज से। एक्सरसाइज जो हेवी कर लेता है उसको इंड्यूस कर जाता है तो उससे भी हो सकता है। और अस्थमा तो जो रीजन है वो बताए ही हैं। अब चलते हैं कि पैथोलॉजी क्या है। पैथोलॉजी क्या है कि ये जो हमारे जो लंग है, ये सब लंग है। अब लंग नॉर्मल है, ये नॉर्मल लंग है, नॉर्मल इसका पाइप है जो ट्री है, ब्रोंकियल ट्री है। इसके अंदर ना सिंपल सा भाषा है, इसको समझना चाहिए कि क्या है। ये लंग है, इसके अंदर ये सांस का नली है, ये एक तरफ यहाँ एक तरफ यहाँ गया। इसके अंदर जो है ना बहुत सा इसका गांच बोलते हैं, वृक्ष का जो ब्रांच होता है उसी तरह यहाँ ट्री टाइप का होता है, इधर 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 सब जगह फैला हुआ है। इसके चलते यहाँ पे एक गैस का एक्सचेंज होता है, मैंने सांस हम दोनों एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं। जो हम लोग इंस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं, तो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते क्या है कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम हो जाता है कि ये सांस का नली नॉर्मल है, ये यहाँ पे सिकुड़ गया। क्यों सिकुड़ा, क्या कारण है बताइए। कारण यही है कि इसको किसी चीज़ से एलर्जी है या कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन है या कोई स्टिमुलस है या ट्रिगरिंग एजेंट है जो इसको सिकुड़ दिया। अब इसको कैसे क्या किया जाए। ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल है। जब सांस सिकुड़ गया, ये स्मूथ मसल्स होता है, ये सिकुड़ के ऐसे हो गया, सिकुड़ गया। अब क्या करें, तो ये हुआ जिस समय पूरा सिकुड़ जाता है तो अस्थमैटिक अटैक, सांस लेने में पेशेंट को परेशानी होता है। पेशेंट क्या होता है, हाँफने लगता है। पेशेंट हाँफने लगता है, पेशेंट क्या कंप्लेन लेके आएगा कि डॉक्टर साहब रात भर हम बैठ के गुजारे हैं, हमको लग रहा है कि हवा हमारा शरीर में पूरा नहीं जा पा रहा है, हम थकावट महसूस कर रहे हैं, छाती दर्द कर रहा है, यहाँ दर्द कर रहा है। क्यों हाँफ रहा है,
उतना जो नॉर्मल हम ऑक्सीजन लेना चाहिए, जो सैचुरेशन होना चाहिए, वहाँ सैचुरेशन घट जाता है। नॉर्मल 98-99% ऑफ सैचुरेशन होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, उस पेशेंट का 90% आ जाता है, किसी 80 भी हो जाता है, तो सैचुरेशन कम हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। एक्यूट अटैक हुआ तो ये सब सिम्टम्स लेके आएगा, पेशेंट दूर में रहेगा, आवाज़ करेगा, जैसे कोई पाइप होता है उसमें व्हिसिल जैसा आवाज़ आता है, गो गो गो, उस तरह आवाज़ आएगा इसके सामने छाती से। तो समझ जाइए ये किस तरह का पेशेंट अगर आया है और आता है तो लगता है कि दमा का पेशेंट है और इसको प्रॉब्लम है, लंग का एयरवे में प्रॉब्लम है। कारण क्या है वो तो आप बताएं, पैथोलॉजी क्या है, पेशेंट क्या सिम्टम्स लेके आएगा वो भी बताया। अब चलते हैं कि इस तरह का जो पेशेंट आएगा तो उसका लक्षण क्या होगा, इस डायग्राम से समझिए। पेशेंट क्या होगा, किसी को ठंडा से एलर्जी है तो वहाँ हो जाएगा, किसी को बाहर में कोई एलर्जन है, हवा धूल धक्कड़ चल रहा है उससे भी हो जाएगा, या बाहर में कोई पॉल्यूशन है, इंडस्ट्री बैठा है तो उससे भी हो जाएगा, स्मोक से। कोई किसी बीमारी है, किसी दूसरे आदमी को उसका इन्फेक्शन हुआ तो उसमें भी वो एलर्जी का रिस्पॉन्स ले सकता है। अब पेशेंट को किसी को स्मेल, परफ्यूम से भी एलर्जी होता है, उससे भी हो जाएगा। अब किसी को है स्मोकिंग करता है, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है, तंबाकू करता है, और सबसे और इन सब अभी जो मॉडर्न एज में स्ट्रेस फैक्टर, पेशेंट स्ट्रेस में रहता है तो होता है, और केमिकल, कोई भी केमिकल इरिटेंट है जैसे पेंट वोंट हुआ, ये सब के कारण हो सकता है। ये लंग है, जब ये रहता है तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके चलते पेशेंट को सांस लेने में परेशानी होती है। अब हम चलते हैं कि ये पेशेंट का इस तरह का हुआ, एक्चुअली क्यों पेशेंट को तो सांस लेने में परेशानी हुआ, तो उसको कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाए। इसका ट्रीटमेंट तो उसके जांच करना ना पड़ेगा। पहले क्या करना चाहिए, पहले नॉर्मल हम चेक करते हैं, रूटीन टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसको स्पेशल जो जांच करते हैं उसमें हम देखना चाहते हैं कि पेशेंट को एलर्जी का प्रॉब्लम था, IgE इम्यूनोग्लोबिन E टेस्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उसका एलर्जी का रहेगा तो बढ़ जाएगा। और हमारा जो इस्नोफिल्स काउंट देखते हैं, उससे इस्नोफिलिया का शिकायत हो, पेशेंट को इसको एलर्जी हो तो नाक में ही प्रॉब्लम होगा, उसको एक का नाक जाम होता है, कभी यहाँ जाम होता होगा, गला में प्रॉब्लम होगा, इस्नोफिलिया का प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब इन्वेस्टिगेटिव में क्या कर सकते हैं हम, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, सब स्पेशल टेस्ट बता रहे हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, एलर्जन टेस्ट तो भी कर सकते हैं। अब पेशेंट का चेस्ट एक्सरे भी देखेंगे है, ऑलवेज ये सब इसका इन्वेस्टिगेशन पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं कि ये इन्वेस्टिगेट किए, पेशेंट को हम देखें कि वाइटल कैपेसिटी चेक किए, उसमें भी अब नॉर्मल है, सैचुरेशन देख रहे हैं वो भी अब नॉर्मल है, तो एक्चुअली क्या करना चाहिए अगर दमा का पेशेंट है। ये हमारा एक्चुअली 20 से 22 वर्ष का जो अपना एक्सपीरियंस है, इस तरह का पेशेंट को हम देखे हैं और ट्रीटमेंट किए हैं, जो आज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें क्या करना चाहिए, जो एक्चुअली होता है क्या है ना, ये रिवर्सिबल है, फिर ठीक हो जाएगा। पता करने के कारण क्या है, और कारण से जब हमको लगता है ठंड से एलर्जी है, ठंड से हमको सिकुड़ता है, तो ठंड में हम अपने शरीर को गर्म बनाए रखना चाहिए, ठीक है। किसी को किसी चीज़ से एलर्जी उससे दूर हो जाए, तो ये अपने आप सब प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अब हम चलते हैं कि ये एक्चुअली हुआ तो हम क्या ट्रीटमेंट करें। सिंपल, जो मसल स्मूथ मसल सिकुड़ गया उसको डायलेटर कर देते हैं, डायलेटर देते हैं, ब्रोंको डायलेटर में बहुत सा ड्रग आता है, एक दो नाम बता देते हैं। अस्थालिन हो गया, जिसको बोलते हैं लेवोसाल्बुटामोल में भी आता है, ये सब ब्रोंको डायलेटर हुआ था। एमिनोफाइलिन ग्रुप में भी दे सकते हैं। अब पेशेंट जब वो हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, वहाँ पे सिकुड़ा तो वहाँ कंजेशन हुआ, तो वहाँ कफ जमा, उसको क्या करना है, हमको कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, उसमें क्या आ सकता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में बहुत सा ग्रुप होता है, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग हो सकता है। उसमें है आपको एस्कॉर्डिंग, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, आपको डेक्सामेथासोन, डेक्सोना, ETC, ये सब ड्रग्स है। जब पेशेंट बहुत ज़्यादा रहता है, सीवियर रहता है, तो उस पेशेंट को
एडमिट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको नेबुलाइजेशन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं और वेंटिलेटर भी रखते हैं इमरजेंसी में। इस देने के बाद उसको नेबुलाइज करते हैं दिन में 3 से 4 बार, हर 3-3 घंटा में देते हैं, नेबुलाइज करते हैं दोनों से सेक्रेशन, और 3% NS भी देते हैं, कभी सेक्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है निकालने के लिए। ये इस तरह का ट्रीटमेंट है जो हम नेबुलाइज करके किए। ऑक्सीजन चल रहा है, ऑक्सीजन में कमी हुआ, सेचुरेशन मेजर करें 90% रख रहे हैं, पेशेंट को लगातार 3 से 4 दिन तक हम लोग इस तरह करते हैं। उसका परफेक्शन हो जाता है, पूरा जो मसल्स नॉर्मल जो सिकुड़ा हुआ है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तब हम क्या करते हैं, ये ड्रग चलाते हैं और इनका इनहेलर भी आता है। अगर कोई पेशेंट जो ओल्ड एज है तो वो तो ले नहीं पाएगा इनहेलर, जो ले सकता है उसको इनहेलर, मीटर डोज इनहेलर, जो हम प्रीवियस वीडियो में भी बताएं, फुल एक्सप्लेन बताएं कैसे लेना चाहिए। मेरे इस चैनल के माध्यम से वो उस वीडियो को भी देखना चाहिए कि कैसे इनहेलर लेते हैं। अगर क्रोनिक लंग डिजीज है या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है और पेशेंट को अगर दमा का पेशेंट है, सांस फूलने का है, तो वो मीटर डोज इनहेलर कैसे लेते हैं, आधा अगर वो देख लेंगे तो आधा से ज़्यादा बीमारी आपको इसी से दमा का पेशेंट का ठीक हो जाता है, माने 70% 75% ठीक हो जाएगा अगर लेने का तरीका सीख गए और लेने का तरीका। अब चलते हैं कि ये फिर इसके बाद हम इसको ड्रग चलाते हैं और इसी ग्रुप में हम ड्रग चलाते हैं। अगर इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक देते हैं और ट्रीटमेंट चलता है, 3 से 5 दिन में रिलीफ होता है। ये अस्थमा का पेशेंट का है। एडवाइस यही है मेरे अंत में, ये बताना चाहते हैं कि पेशेंट को, अस्थमा का पेशेंट या दमा का पेशेंट को, कि पहले उसको अपनी सावधानी रखनी चाहिए कि किस कारण से होता है, जिस कारण से होता है उससे दूरी बनाएं और कैसे ट्रीटमेंट करें, अपने आप को सतर्क रखें। अगर सतर्कता रखिएगा तो इस बीमारी का समाधान आपके पास ही है। अब अस्थमा ये एक एलर्जी का है, जहाँ तक कोई आदमी बोलता है कोई कीटाणु है, ये सब गलत मिसनोमर है। हाँ, इन्फेक्शन होता है थोड़ा तरीके, लेकिन अस्थमा नहीं, अस्थमा एक दमा एक एलर्जिक डिसऑर्डर है। लास्ट में भी यही बताना चाहते हैं आपको, इस चैनल के से माध्यम से जो कुछ हम बताएं मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आपको अगर इससे कुछ अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो अच्छा बना सकें। थैंक यू।